नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरसी एससीसीआर जोन के द्वारा जो जीडीसी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। ये एग्ज़ाम 3 जनवरी 2022 को हुआ है। एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी एनएससी आईटी है। सेम पैटर्न पर आधारित जो एग्ज़ाम है आपको ग्रुप डी में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसी सेम एजेंसी के द्वारा एनएससी आईटी है 2022 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराने वाले हैं। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ये एग्ज़ाम कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो पोस्ट है, इसका एग्ज़ाम हुआ है 3 जनवरी को पहली शिफ्ट में। इसमें जीके के 30 सवाल पूछे गए हैं, बाकी 30 सवाल मैथ के हैं और 40 सवाल रीजनिंग के, यानी 100 सवाल पूछे गए थे और 90 मिनट का यहाँ पर समय दिया गया था। तो इस वीडियो में यहाँ पर जो 30 जीके के सवाल पूछे गए वो एक्स्ट्रा फैक्ट से जानने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और मैथ के सवाल का सॉल्यूशन है वो योगेश सर के द्वारा जल्द ही अपने ही चैनल पर मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। तो इस पेपर में पूछे गए सारे जीके के सवाल कवर करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज लास्ट डे है वैलेंटाइन वीक का, और इसी लास्ट डे में आप डील को ग्रैब कर सकते हो टेक्स्ट बुक पर, जो कि यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है वो 12 की बजाय 18 मंथ की वैलिडिटी है। तो लिमिटेड टाइम के लिए डील रहने वाली है। यहाँ पर यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो एक्स्ट्रा 39 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। इसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है, चाहे आप एससी की तैयारी करते हो, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी या फिर अदर कोई भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स है, एक ही पास में यहाँ पर मॉक टेस्ट आप सेम एग्जाम पैटर्न पर आधारित अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी समय काफ़ी कम है। आपकी ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी भी 2 हो गया। डेली एक मॉक टेस्ट अगर का आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा आपके यहाँ पर काम आती है। साथ ही साथ कौन सा सेक्शन बी के, इन सभी के स्मार्ट वर्क के तौर पर आप डेली मॉक टेस्ट लगेगा। अब यहाँ पर लास्ट डे के तहत आप टीटीजी के कूपन कोड से ये डील ग्रैब कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं जीके के सारे 30 सवाल। तो पहला सवाल लिखिएगा, ग्रीन हाउस गैस किस गैस को कहते हैं। काफ़ी इजी सवाल यहाँ पर पूछा गया है। सीओटी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड है। वैसे ग्रीन हाउस गैस में आपके जलवाष्प आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड है। साथ ही साथ जो मेथेन है वो भी ग्रीन हाउस गैसेज के अंतर्गत आती है। इसके अलावा यहाँ पर ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर देखते हैं, ज्वालामुखी जिससे नियमित तौर पर लावा, गैस, राख और विखंडित पदार्थ का उत्सर्जन होता है। यहाँ पर देख सकते हो नियमित रूप से, तो नियमित रूप से तो वो क्या है, सक्रिय है, एक्टिव। जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसकी परिभाषा आपको दे रखी है। विकल्प में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सुषुप्त ज्वालामुखी। तो सुषुप्त ज्वालामुखी यानी ऐसी ज्वालामुखी जिनमें निकट अतीत यानी आप भूत में जाएंगे, पास्ट में जाएंगे तो वहाँ पर कोई भी उद्गार नहीं हुआ है, परंतु भूत में तो नहीं हुआ भूतकाल में, लेकिन नेक्स्ट भविष्य में इनमें कभी भी उद्गार हो सकता है। वो कभी भी ज्वालामुखी हैं, उसमें विस्फोट हो सकता है, वो सक्रिय हो सकती है। ये सभी सुषुप्त ज्वालामुखी हैं, विलुप्त जो हो चुकी हैं पहले, अभी नहीं। और बाकी यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो की बात करें, यहाँ से एक सवाल एनटीपीसी में भी आया था, जो ये प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। तो सिसिली द्वीप का जो स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि प्रत्येक 15 मिनट के बाद फटता है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। बाकी मुख्य उदाहरण में आपकी ये इटली का एटना ज्वालामुखी है, वो सक्रिय ज्वालामुखी का अच्छा उदाहरण है, जो कि 2500 वर्षों से ये एक्टिव है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ पर नृत्य शैली मोहिनी अट्टम है, ये कौन से राज्य की प्रसिद्ध है। वेरी इजी क्वेश्चन, केरला की है मोहिनी अट्टम, और कथकली भी आपको पता होना चाहिए केरल की है। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं, सवाल नंबर 4, सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है। सूरत सिटी की बात करें तो ताप्ती नदी के तट पर। किस नदी के तट पर है, तो ताप्ती रिवर है, इसके तट पर है। बाकी अन्य इंपोर्टेंट सिटी जो कौन सी नदी के तट पर है, भारतीय शहर की बात करते हैं, आगरा है दोस्तों यमुना नदी के तट पर। हैदराबाद इंपोर्टेंट याद रखिएगा, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद। हरिद्वार सभी को पता, गंगा नदी। लखनऊ याद रखिएगा गोमती नदी के किनारे। जौनपुर भी गोमती नदी है। उज्जैन आपको याद रखना शिप्रा नदी के किनारे। कोलकाता है ये दोस्तों हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कटक है महानदी, याद रखिए कटक। हम्पी वेरी इंपॉर्टेंट तुंगभद्रा नदी के किनारे। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। श्रीनगर की बात करें तो ये दोस्तों झेलम नदी के किनारे, श्रीनगर है ये झेलम नदी के किनारे। जबलपुर नर्मदा नदी। कोटा याद रखिएगा चंबल नदी, ठीक है। द्वारका गोमती नदी के तट पर है। अहमदाबाद है ये साबरमती नदी हो जाएगी। वडोदरा विश्वामित्र नदी याद रखिएगा। ग्वालियर चंबल नदी। दिल्ली और इटावा यमुना नदी। कनौज और कानपुर गंगा नदी है। पटना गंगा और सोन नदी दोनों पर है। तो ये गंगा सोन नदी यहाँ पर मिल जाती है पटना में ही। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर,
गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए वर्ष 2006 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यदि आपको ये पता है कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसके, तो इजीली आप इसका आंसर दे सकते हो। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये पुस्तक है दोस्तों, इसके लेखक है अरुंधति रॉय। आपको पता होगा, बहुत बार एग्जाम आया हुआ, अरुंधति रॉय के द्वारा लिखित है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। विकल्प में देखेंगे तो झुम्पा लाहिड़ी भी है, तो इनकी एक प्रमुख पुस्तक है इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। रस्किन बॉन्ड की प्रमुख पुस्तक में द रूम ऑन द रूफ, ये इसकी इनकी पहली पुस्तक है। इसके अलावा आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन द देहरा है, इस हेतु इन्हें साहित्य अवार्ड भी मिला हुआ है। रस्किन बॉन्ड की प्रमुख 2 पुस्तकें हैं। अगला सवाल देखते हैं, वायुमंडलीय दबाव को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है उसको मापा जाता है बैरोमीटर से। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो हाइड्रोमीटर भी है, हाइग्रोमीटर भी है, तो इन दोनों में अंतर याद रखना आपको। हाइड्रोमीटर है वो द्रव घनत्व मापी है। ठीक है, द्रव का, लिक्विड का घनत्व है वो मेजर करता है हाइड्रोमीटर। हाइग्रो है दोस्तों आर्द्रता मापी। ठीक है, नेक्स्ट वाला लिखते हैं यहाँ पर, विच इज द ओल्डेस्ट वेद, कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद? इजी सवाल, ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद में एग्जाम में सवाल आता है कितने मंडल है? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, और इन 10 मंडल में से जो तीसरा मंडल है इसमें क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख। सवाल एग्जाम आता है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ये है दोस्तों कौन सा वेद? ऋग्वेद में है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जो टोटल 10 मंडल है उसमें से। और बाकी यहाँ पर आप देखेंगे सामवेद में संगीत का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में आपको कर्मकांड का उल्लेख मिलता है, कर्मकांड है वो यजुर्वेद में। और अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद है, ये सबसे आप कह सकते हो नवीनतम वेद हैं, और इसमें आपको उल्लेख मिलता है रोग निवारण। ठीक है, जादू टोना टोटका कर देते हैं, उसका उल्लेख सारा अथर्ववेद में है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर, महानदी का उद्गम स्थल, महानदी का आपको उद्गम स्थल पूछा है। ये नदी 2 राज्यों से बहती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, और इसका उद्गम स्थल है वो दोस्तों सिहावा है। वो कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़ में। ये सिहावा धमतरी जो स्थान है वहाँ पर छत्तीसगढ़ से इसका क्या है? ओरिजिन पॉइंट है सिहावा, और ये छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसी नदी पर एक प्रमुख बांध है जो है हीराकुंड बांध इसी नदी पर है, संबलपुर ओडिशा में। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। भारत के विरुद्ध खेलते हुए किस खिलाड़ी ने एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट लिए हैं? करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी आपको पता होगा न्यूजीलैंड और इंडिया का टेस्ट मैच था, जिसमें एजाज पटेल जो कि न्यूजीलैंड के यहाँ पर बॉलर हैं, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में 10 विकेट लेने वाली दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। तो लेटेस्ट यहाँ पर इन्होंने ये कारनामा किया है। इनसे पहले आप कहेंगे 2 और कौन थे? तो इनसे पहले इंग्लैंड के जिम लेकर और भारत के अनिल कुंबले हैं। ये 2 ऐसे खिलाड़ी पहले थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10 के 10 विकेट एक ही खिलाड़ी के द्वारा लिए गए हैं। अब की बार यहाँ पर 2021 में भी एजाज पटेल के द्वारा एक ही टेस्ट मैच की पारी में 10 विकेट लेकर पूरी टीम को एक तरीके से इन्होंने ऑल आउट कर दिया है। एजाज पटेल इनका नाम है। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, किस भारतीय प्रधानमंत्री को बांग्लादेश का सर्वोच्च उपाधि बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मान, ठीक है, बांग्लादेश फ्रीडम अवार्ड है जो कि बांग्लादेश का सर्वोच्च उपाधि है, वो किस भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी को ये अवार्ड दिया गया था 25 जुलाई 2011 को। मरणोपरांत अवार्ड श्रीमती इंदिरा गांधी को दिया गया था। अगला सवाल, कांच किनके मिश्रण से बनता है? तो ग्लास का मिक्सर आपको पूछा है। ग्लास बनता है सैंड और सिलिकेट से। किससे? रेत और सिलिकेट से, याद रखिएगा। जो कांच है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कांच किससे बना हुआ होता है? आप कहेंगे रेत, यानी जो सैंड है, साथ ही साथ जो सिलिकेट है, क्या सिलिकेट्स और सैंड से मिलकर बना होता है आपका ग्लास। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ट्रिक आपको पता होगा, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। ये आपको एक सीक्वेंस, सही क्रम याद रहेगा। तो सबसे पहले जो पद हुआ था सर्जित, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर था, फिर उस गवर्नर का पद रखा गया, प्रथम गवर्नर जनरल रखा गया, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल हुआ, फिर पद वो वायसराय में कन्वर्ट हुआ, फिर भारत का पहला गवर्नर जनरल, उसके बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ट्रिक है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, यानी रॉबर्ट क्लाइव आप कहेंगे बंगाल का प्रथम गवर्नर 1757 में। उसके बाद बंगाल का गवर्नर से गवर्नर जनरल का पद हो गया, तो रॉबर्ट हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग बने थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। आपको भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो विलियम की मौसी, विलियम बेंटिक है, वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। लेकिन सवाल क्या पूछा है? स्वतंत्र भारत के, ठीक है, स्वतंत्र भारत के हैं तो वो हो जाएंगे माउंट बेंटन। और भारत का पहला वायसराय कैनिंग, और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल है
ये सी राजगोपालचारी। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर पीतल है एलॉय से सवाल यहाँ पर जीडीसी ने तीनों जो मैंने पेपर बताए आपको, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और इसमें एलॉय से प्रत्येक से सवाल आया है। तो सारी इंपॉर्टेंट एलॉय आपको पता होना चाहिए वो किनका मिश्रण है। जैसे आपको ब्रास का पूछा है, पीतल का पूछा है। पीतल है दोस्तों जिंक जो जस्ता है, और तांबा है जिंक और कॉपर का मिश्रण है। इसमें आपको कंपोजिशन परसेंटेज वाइज पूछे, तो यहाँ पर कॉपर आपको मिलेगा 70% और जिंक है वो मिलेगा 30%। तो इनका दोनों का मिश्रण हो जाएगा ब्रास यानी पीतल। इससे पहले आपको कांसा का पूछा हुआ है जो कि गुड्स गार्ड में आया है इसी जीडीसी एग्जाम में, बिलासपुर जोन का। कांसा है ये तांबा और टिन का है। तांबा है 90%, टिन है 10%। कांसा तांबा और टिन का है। सोल्डर धातु बहुत बार आता है। सोल्डर धातु और फ्यूज तार यहाँ पर देखेंगे आपको कंपोजिशन परसेंटेज में अलग मिलेगा। सोल्डर धातु में आपको सीसा 68% और टिन है वो 32% इसका मिश्रण रहता है। सोल्डर धातु सीसा लेड सीसा और टिन का है एसएन का। और फ्यूज तार में ये आप जरूर याद रखिएगा, परसेंटेज वाइज बहुत बार एग्जाम आता है। सीसा इसमें 37% है और टिन यहाँ पर 63% है। किसमें? फ्यूज तार में। स्टेनलेस स्टील होता है दोस्तों आयरन निकल क्रोमियम का। बाकी स्टील किससे होता है? स्टील में लोहा प्लस कार्बन होता है। स्टेनलेस स्टील में इसमें क्रोमियम का मिश्रण होता है, याद रखिएगा, क्रोमियम निकल और आयरन। जर्मन सिल्वर निक्कू जी निकल कॉपर जिंक जिसमें 60% कॉपर है, जिंक और निकल दोनों ही 20-20% है। गन मेटल तांबा जस्ता टिन हो जाएगा गन मेटल। सोल्डर धातु है सीसा और टिन का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14। कौन से हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है? आयोडीन यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन करेक्ट हो जाएगा। इजी सवाल है, आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन में। लक्षद्वीप किस जल क्षेत्र में? वेरी इजी सवाल है, अरब सागर में। लक्षद्वीप आपको पूछा है इस साइड है तो आप कहेंगे अरब सागर है, और आपका अंडमान निकोबार इधर बंगाल की खाड़ी की साइड में, तो अरब सागर में है लक्षद्वीप। नेक्स्ट वाला यहाँ पर दिए गए कलाकार और उनकी विशिष्टता के क्षेत्र में कौन सा बेमेल है, सही सुमेलित नहीं है? हरिप्रसाद चौरसिया है बांसुरी वादक, सही है। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक, पंडित रविशंकर सितार वादक है। लेकिन एम एस सुब्बुलक्ष्मी नृत्य का पूछा तो ये सिंगर है, कर्नाटक संगीत की मशहूर संगीतकार है, न कि डांसर है। तो ये आपस में सम्मिलित नहीं है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी, इनसे संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। आपको पूछ लें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का जो भारत रत्न है, उनसे सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार कौन है, पहली सिंगर कौन है? तो आप कहेंगे एम एस सुब्बुलक्ष्मी। इन्हें 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था। तो इसी पुरस्कार रेमन मैग्सेसे अवार्ड से विजेता ये भी पहली भारतीय संगीतकार कह सकते हो। अगला सवाल, बौद्ध धर्म के मूल धार्मिक लेख किस भाषा में लिखे गए? बौद्ध धर्म की जो मूल धार्मिक लेख हैं ये दोस्तों पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में विश्वव्यापी उपलब्धि हासिल की है? अमर्त्य सेन सभी को पता होगा, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है, ये भारतीय हैं। तो 1998 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ये इकोनॉमिस्ट है, क्या है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है। भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया था 1999 में। प्रमुख भारतीय जिन्हें भारत रत्न मिला है वो कौन से क्षेत्र में मिला है, ज़रूर आपको याद रखना है, रेलवे में यहाँ से सवाल पूछा जाता है। प्रथम भारतीय जिन्हें यहाँ पर ये बात हो रही नोबेल की, ठीक है। प्रमुख भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला ये बात करते हैं अपन। तो प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर है। इन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इनकी रचना थी गीतांजलि। इसके अलावा चंद्रशेखर वेंकट रमन है 1930 में फिजिक्स का नोबेल, ठीक है। ये क्षेत्र जरूर याद रखना, वेंकट रमन को फिजिक्स का। चिकित्सा का नोबेल हरगोविंद खुराना है ना, इन्हें 1968 में चिकित्सा का नोबेल। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी का यानी फिजिक्स का 1983 में। वीएस नायपाल को साहित्य का नोबेल 2001 में दिया गया है। तो सारे भारतीयों को आपको पता होना चाहिए जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। इसकी लंबाई है 1400, कितनी? गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर हो जाएगी। इस नदी का अन्य नाम है दक्षिण गंगा या फिर साउथ गंगा के नाम से भी जानी जाती है। ओवरऑल भारत में ये सबसे, भारत में लंबाई की दृष्टि से सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है गोदावरी। बाकी भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो गंगा नदी है। आप कहेंगे सिंधु और ब्रह्मपुत्र भी, लेकिन भारत में जो सबसे अधिक लंबाई कवर करती है ना, ये अन्य देश में भी, सिंधु पाकिस्तान में भी है। तो वैसे इन दोनों की लंबाई 2900 किलोमीटर वो सबसे लंबी रहती है, जो भारत में भी बहती है, अदर देश में भी है, लेकिन केवल भारत में है। गंगा है ये पूर्णतः भारत में ही बहती है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार मान क्या होगा?
दोस्तों सेल्सियस में कोई भी वैल्यू पूछते हैं, आपस में कन्वर्ट करना हो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड को, फॉर्मूला आपको याद रखना है F-32/9 बराबर C/5। ये फॉर्मूला आप ज़रूर याद रखिएगा। इसमें जो वैल्यू आपको दे रखी है उसको आपको पुट करना है। जैसे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है तो C के स्थान पर मैं शून्य क्या कर दूंगा, रख दूंगा। C के स्थान पर शून्य रख दिया। अब आपको F की वैल्यू निकालनी है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों बराबर हैं तो ये 9 और 0 0 हो जाएगा। आप इसको करेंगे यानी F-32 गुणा 5 बराबर में क्या 0 हो गया। अब ये गुणा में है, इस साइड जाएगा भाग में तो ये भी 0 हो जाएगा। तो F-32 बराबर 0 यानी आप कहेंगे F बराबर 32। फ़ारेनहाइट में 32 वैल्यू कब आई, जब आपने डिग्री सेंटीग्रेड शून्य किया तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी। कोई भी वैल्यू दे दें आपको, चाहे फ़ारेनहाइट में दे दें चाहे सेल्सियस में देंगे, आप इजीली इस फॉर्मूले की सहायता से कन्वर्ट कर सकते हो। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, उपराष्ट्रपति को शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट वाले यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते? टोक्यो ओलंपिक 2021 में, जिसका जो शुभंकर था, इससे पहले घोष कार्ड में सेम सवाल आया था। टोक्यो ओलंपिक 2020-21 का मास्कट क्या है? मेरिटोआ है इसका मास्कट। सोमिटी है पैरा ओलंपिक का। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के मेडल 1 2 4 यानी 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 रजत कांस्य ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीते हैं इंडिया ने। इंडिया की रैंक क्या रही है टोटल यहाँ पर भारत की स्थिति, जो 7 मेडल जीत तो लिए हैं लेकिन रैंक है यहाँ पर 48वीं। पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक क्या है? पैरा ओलंपिक में आप कहेंगे इसका आधा कर दीजिएगा। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक है वो 24वीं रैंक हो जाएगी। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की जो रैंक तो 24वीं है, लेकिन मेडल कितने हैं? मेडल यहाँ पर है 5 गोल्ड। याद रखिएगा पैरा ओलंपिक में 5 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज, यानी टोटल 19 मेडल हैं। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के यहाँ पर 7 मेडल हैं। इस प्रकार ओवरऑल जितने भी ओलंपिक हुए हैं भारत ने भाग लिया है। भारत के ओलंपिक में मेडल हो जाते हैं टोटल 35, जिसमें 10 गोल्ड 9 सिल्वर 16 ब्रॉन्ज। ये आपको जरूर याद रखना है डाटा। 10 गोल्ड है ओवरऑल ओलंपिक में इंडिया की, 9 सिल्वर है और 16 ब्रॉन्ज, यानी 35 मेडल है। अगला सवाल यहाँ पर भारत के चिपको आंदोलन के प्रसिद्ध कार्यकर्ता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रसिद्ध कार्यकर्ता थे सुंदरलाल बहुगुणा। ये आंदोलन कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड राज्य उस समय, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड इसी का भाग था। तो यहाँ पर हुआ था, किसानों ने यहाँ पर पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, उनकी कटाई का विरोध करने का यहाँ किया। और तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में ये सन 1970 में प्रारंभ हुआ था, जिसमें प्रमुख जो नेतृत्व करता है उसमें पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कामरेड गोविंद सिंह रावत हैं, चंडी प्रसाद भट्ट हैं, गौरा देवी हैं, इनके नेतृत्व में ये कब हुआ था? 1970 में। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप 2021 जो कि संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में हुआ है। इसकी विजेता टीम आपको पता है ऑस्ट्रेलिया रही है और उप विजेता न्यूजीलैंड रही है। लेकिन आपको पूछा क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने अब तक कितनी बार T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो आप कहेंगे ये पहली बार ही जीता है, एक बार ही जीता है 2021 में। न्यूजीलैंड यहाँ पर उप विजेता रही है। तो इस पूरी सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन से खिलाड़ी रहे हैं? तो डेविड वार्नर रहे हैं। मोस्ट रन यानी सबसे अधिक रन बनाए इस सीरीज में बाबर आजम पाकिस्तान के खिलाड़ी 303 रन बनाए हैं। सबसे अधिक T20 वर्ल्ड कप 2021 में जो विकेट लिए हैं वो दोस्तों हसरंगा ने लिए हैं 16 विकेट। नेक्स्ट 2022 में आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। फिर 2024 में है वो यूएसए में होगा। और 2000 नेक्स्ट आपके 26 में कहाँ पर होगा? भारत और श्रीलंका में होगा। देखिए ये सवाल आपको ऑस्ट्रेलिया का पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया ने अब तक कितनी बार T20 वर्ल्ड कप जीता, लेकिन भारत का भी आपको पता होना चाहिए ना। तो T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी 2007 में, और पहले ही मुकाबला 2007 में जो शुरुआत हुई है उसी शुरुआत में भारत ने क्या यहाँ पर चैंपियन हो गया, मेडल जीत लिया 2007 का T20 वर्ल्ड कप। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर, सवाल नंबर 25। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन है? तो ये मिस यूनिवर्स का खिताब जो 2021 में 70वां मिस यूनिवर्स का खिताब है वो भारत ने जीता है। भारत की यहाँ पर किसने जीता है? हरनाज संधू के द्वारा मिस यूनिवर्स 2021 जो कि 12 दिसंबर 2021 को इजराइल में हुआ था। और आपको पूछा तीसरी भारतीय, तो ये हरनाज संधू है। तो पहली और दूसरी भारतीय कौन है? अब तक 3 भारतीयों ने ये मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, जिसमें प्रथम भारतीय है सुष्मिता सेन है, 1994 में ये मिस यूनिवर्स बनी थी, भारतीय थी। सेकेंड भारतीय है लारा दत्ता 2000 में। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस के रूप में समझा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट वाले यहाँ पर, हिमालय का नाथुला दर्रा किस मार्ग पर स्थित है? हिमालय का नाथुला दर्रा है भारत तिब्बत व्यापार मार्ग, ठीक है। नाथुला दर्रा है, ये सिक्किम राज्य में पड़ता है, भारत तिब्बत व्यापार मार्ग पर है। अन्य प्रमुख दर्रे हैं कौन से भारतीय राज्यों में है, काफी बार एग्जाम में सवाल आता है। बनियाल दर्रा याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में, फोटुला खारदुंगला चांगला जम्मू कश्मीर में, शिपकिला रोहतांग बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, मानाला और लिपुलेख कौन से है उत्तराखंड में है, जेलेपला और नाथुला है सिक्किम में। लिपुलेख भी यहाँ पर आ जाता है, जो दर्रा है वो भारत और तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है, और ये ट्राई पॉइंट जो ट्राई जंक्शन है नेपाल से उसके पास में ही है, समीप में ही है लिपुलेख दर्रा हिमालय का पास। अगला सवाल, मनुष्य में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की संख्या कितने गुणसूत्र? आप कहेंगे 23 जोड़ी। कितने? 23 जोड़ी, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 गुणसूत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। किसमें? मनुष्य में, मानव में, जिसमें 22 जोड़ी यानी 44 गुणसूत्र हैं, नर और मादा दोनों में कॉमन है। एक जोड़ी गुणसूत्र यानी जो 2 गुणसूत्र रहेंगे, जैसे महिला के केस में वो XX होंगे, पुरुष के केस में XY होंगे। अगला सवाल यहाँ पर जो आपको पूछा है, वर्ष 2021 का पुरुष एकल विंबलडन चैंपियनशिप जो ग्रैंड स्लैम, 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम होते हैं जिसमें US ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और विंबलडन होता है। आपको पूछा है यहाँ पर विंबलडन का, तो विंबलडन चैंपियनशिप 2021 पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। 2021 में थोड़ा आपके लिए इजी हो जाता है, केवल US ओपन को छोड़ दें तो तीनों प्रमुख ग्रैंड स्लैम यानी विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, इसमें पुरुष एकल का विजेता नोवाक जोकोविच ही रहे हैं। स्पेशल यदि US ओपन का पूछे 2021 में पुरुष एकल का विजेता, तो वो डेनियल मेदवेदेव रहे हैं, रशिया के खिलाड़ी हैं, डेनियल मेदवेदेव हैं। US ओपन 2021 के पुरुष एकल के विजेता हैं। US ओपन 2021 महिला एकल के विजेता हैं दोस्तों, वुमेन सिंगल्स में एमा रादुकानु हैं US ओपन 2021 की। विंबलडन में महिला एकल विजेता हैं एशली बार्टी। विंबलडन है कौन? एशली बार्टी हैं, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, एशली बार्टी हैं। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 की बात करें पुरुष एकल, तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने, चाहे फ्रेंच ओपन हो जाए, विंबलडन ओपन हो जाए, नोवाक जोकोविच पुरुष एकल। महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन में जीता है नोआमी ओस्का। किन्होंने? नोआमी ओस्का, महिला ओपन ऑस्ट्रेलिया का। फ्रेंच ओपन जीता है महिला का, वो महिला एकल का बाराबोरा क्रेजिकोवा ने। ये सभी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित रोमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया है? लास्ट सवाल आपका ये 30वां। 2019 का रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, भारतीय है यहाँ पर रविश कुमार को, ठीक है। प्रमुख भारतीय जिन्हें ये अवार्ड दिया जा चुका है उसमें आपके 2018 में जैसे भरत वाटवानी को दिया गया, वैसे पहला जो शुरुआत हुई थी इस अवार्ड की रमन मैग्सेसे 1958 में ये अवार्ड दिया गया था। भारतीय की बात करें तो 1958 में विनोबा भावे को मिला है। बाकी मदर टेरेसा को दिया जा चुका है 1962 में, 1994 में किरण बेदी को दिया जा चुका है, 2015 में संजीव चतुर्वेदी और अंशु गुप्ता को, 2006 में अरविंद केजरीवाल को मिल चुका है, 2016 में TM कृष्णा, बेजवाड़ा विल्सन को, और 18 में भरत वाटवानी, सोनम वांगचुक को यह अवार्ड दिया जा चुका है। 2021 में, इससे पहले गोड्स कार्ड का ये सवाल 2021 का पूछा गया है, 2021 में ये रमन मैग्सेसे अवार्ड है। ये दोस्तों मोहम्मद अमजद साकिब 5 जनों को दिया गया है 2021 में, जिसमें अमजद साकिब है, फिरदोशी हैं, स्टीवन मुंशी हैं, वॉचडॉग है और रॉबर्टो बेहलोन को यह अवार्ड दिया जा चुका है। तो इस प्रकार 30 सवाल जो जीके के पूछे गए हैं आपके, ये GDC एग्जाम है जो NCERT कंपनी के जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है इसके द्वारा आयोजित हुआ है। सेम सवाल ग्रुप D का है, वो इसी एजेंसी के द्वारा यहाँ पर इस प्रकार से सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। PDF फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बाकी आज लास्ट डे है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का, टेक्स्ट बुक पे एक अच्छी डील के साथ जिसमें आपको 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। TTG के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको 39 रुपये का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।